को आप लेजिस्लेशन भी कहते हैं कि एक्ट जो है वो किस तरह से बनता है। देखिए बेटा, एक छोटा सा हम एक काम करेंगे और अगर टाइम हुआ तो एक हम छोटी सी एक्टिविटी भी कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन से पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। हु इज़ प्रेसिडेंट, सबको पता होगा। वैसे हु इज़ प्रेसिडेंट? हाँ, इमरान खान। प्रेसिडेंट कौन है जी इस टाइम पाकिस्तान का? आसिफ जरदारी। उससे पहले कौन था? उससे पहले कौन था? लोग उसकी मिसालें दिया करते थे। ममनून हुसैन। ममनून हुसैन। उससे पहले कौन था? आप 2013 के बाद पैदा हुए। उससे पहले कौन था? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ममनून हुसैन से पहले कौन था? आसिफ अली जरदारी। अच्छी होनी चाहिए। एनीवेज देखिए बेटा, हाँ जी, एक मुल्क का एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट जो है वो एक मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जबकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। इफ आई से कि जनाब हेड ऑफ स्टेट कौन है तो दैट इज प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट ही तमाम मुल्कों के अंदर अपनी कंट्री को प्रेजेंट करता है। हम प्रेसिडेंट को, ममनून हुसैन को सिर्फ आप ना देखें, कुछ जरदारी जैसे प्रेसिडेंट्स भी होते हैं कि जिन्होंने 18th अमेंडमेंट पास करके पहले सारी की सारी जो पावर्स थी प्रेसिडेंट के पास थी। आज आप लोगों को प्रेसिडेंट एक नकारा किस्म का, नखट्टू किस्म का इंसान लगता है, लेकिन 90s के अंदर 2008 से पहले, 8-9 से पहले, 18th अमेंडमेंट आने से पहले प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर थी कि वो जब चाहता था हुकूमत ख़त्म कर देता था। जब चाहता था हुकूमत ख़त्म कर देता था। ये सारी की सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास थी, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने वो सारी की सारी पावर्स हुकूमत को दे दी कि अब प्रेसिडेंट चाह के भी हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट कौन है जनाब। हम कहते हैं जी प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट होता है, ही मस्ट बी आ मुस्लिम। ऑल्दो हमारे मुल्क के अंदर डिफरेंट जो है वो रिलीजन्स रहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों, मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म मुसलमान होना चाहिए, ठीक है जी। प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो 5 साल की टर्म है। 5 साल तक एक प्रेसिडेंट अपनी सीट पे ऑक्यूपाइड रहता है, और उसको इलेक्ट करने वाले लोग अवाम नहीं होती, उसको इलेक्ट करने वाले लोग MNAs और MPAs, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली और मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, ये लोग मिलकर क्या करते हैं? उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। अब एक प्रेसिडेंट वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, बीइंग प्रेसिडेंट वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन कंसेक्टिव 2 टर्म्स से ज़्यादा नहीं लड़ सकता। मिसाल के तौर पर जरदारी इस दफ़ा क्या है? प्रेसिडेंट। अब अगली दफ़ा भी ये हो सकता है प्रेसिडेंट रहे, लेकिन 3rd टाइम ये प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, इलेक्शन में नहीं लड़ सकते, ठीक है। दरमियान में गैप आ गया, अब दोबारा फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं, ओके। तो कंसेक्टिवली 2 टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंट जो है वो री इलेक्ट या इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसके बाद जनाब नॉर्मली होता क्या है कि जो रूलिंग पार्टी होती है नेशनल असेंबली के अंदर, वफाक के अंदर जिसकी हुकूमत बनती है, प्रेसिडेंट नॉर्मली उसी का होता है, ठीक है। जैसे कि PTI की गवर्नमेंट में आरिफ अलवी, नून लीग की गवर्नमेंट में जो पिछली 13 से 17-18 तक जो उनकी गवर्नमेंट थी, उस टाइम में कौन था? ममनून हुसैन। उससे पहले 8 से 13 तक आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी का। अब इस तरह इनकी मखलूत गवर्नमेंट है, ठीक है जी, कोलिशन गवर्नमेंट अभी इनकी। तो उनमें प्रेसिडेंट जनाब एक दूसरी पार्टी का है और दूसरा जनाब प्राइम मिनिस्टर जो है वो रूलिंग पार्टी का। अब रूलिंग नॉर्मली ये होता है, ये लाजमी नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो रूलिंग पार्टी से ही हो, तो नॉर्मली ये होता है, जनरली ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो रूलिंग पार्टी का होता है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को सिर्फ इन्फॉर्म रखना है, इन्फॉर्म रखना है कि जनाब ये काम मैं करने जा रहा हूँ, ये मेरी कैबिनेट है, ये मजलिस शूरा है, ये मेरी कैबिनेट है, और कैबिनेट की अप्रूवल देगा प्रेसिडेंट,
ठीक है, कैबिनेट की अप्रूवल कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा। लेकिन प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकता कि जनाब नहीं मैं इसको अप्रूव नहीं कर रहा, इसको अप्रूव नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर जिसको कहता जाएगा कि जनाब ये मेरी कैबिनेट का हिस्सा है, ये मेरी कैबिनेट का हिस्सा है, प्रेसिडेंट कहेगा जी ओके ओके ओके। प्रेसिडेंट को सिर्फ एक साइन के तौर पर, सिग्नेटरी पर्सन के तौर पर रखा हुआ है। ओके, इसके बाद हम कहते हैं जनाब आपके पास कि नेशनल असेंबली में या सेनेट में अगर किसी किस्म का कोई बिल पास होता है या बिल ओरिजिनेट होता है तो उसकी अप्रूवल भी कौन देगा? प्रेसिडेंट ही देगा। ठीक है, उसकी अप्रूवल भी कौन देगा? प्रेसिडेंट ही देगा। और अगर प्रेसिडेंट के पास एक और पावर भी है कि जनाब अगर लेट सपोज नेशनल असेंबली या सेनेट जो है वो सेशन में नहीं है, सेशन में ना होने का मतलब ये होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन से पहले एक वो गवर्नमेंट थी जिसको हम लोग कहते थे केयर टेकर गवर्नमेंट। अब केयर टेकर गवर्नमेंट वो एक्चुअल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि नेशनल असेंबली जो है वो सेशन में नहीं है। एमएनए उस टाइम कोई नहीं था, उस टाइम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर था और उसकी कैबिनेट थी, एमएनए कोई नहीं था। ठीक है, तो नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है। अब रूल पास कौन करता है, एक्ट कौन बनाता है? सेनेट बनाती है एक्ट और नेशनल असेंबली बनाती है एक्ट, दोनों मिलकर एक्ट बनाते हैं। ओके, अब अगर लेट सपोज इनमें से कोई एक बंदा सेशन में नहीं है और आपको रूल पास करने मजबूरी बन गई, आपकी इमरजेंसी में आपको रूल पास करना है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक रूल पास कर सकता है। लेकिन उसको हम लोग एक्ट नहीं कहते, उसको हम लोग ऑर्डिनेंस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। जो प्रेसिडेंट पास करके रूल बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं। ओके, अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। और इसको इलेक्ट करते हैं एमएनएस, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, इसको जनाब इलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, और प्राइम मिनिस्टर जो है उसका ओथ, उसकी ओथ या उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, इसके बाद जनाब आपके पास प्राइम मिनिस्टर अकेला पूरे के पूरे मुल्क को नहीं चला रहा होता, बल्कि उसको असिस्ट करने के लिए एक कैबिनेट होती है। कितने कैबिनेट मेंबर्स हैं भाईजान? जिस दिन 20 हो गए ना, यकीन करें उस दिन पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। नून लीग की गवर्नमेंट में 31 13 से 17 तक 31 कैबिनेट मेंबर थे। और पीटीआई की गवर्नमेंट जब आई थी तो उसने कहा था कि हम अपने कैबिनेट मेंबर्स को 12 पे लेके आएंगे। उन्होंने कहा जनाब आपके खर्चे कम होते हैं ना, कैबिनेट मेंबर्स जितने कम होंगे आपके डिपार्टमेंट्स उतने कम होंगे, आपके खर्चे उतने कम होंगे। यानी कि एक बंदा दो चीज़ों को डील कर रहा होगा। अब आपके पास, अब आपका क्या ख्याल है कि एक जो कैबिनेट मेंबर होता है, जो जिसको पूरे के पूरा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट दे दिया गया, उसके अकोमोडेशन, उसके खाने पीने का खर्चा, उसकी सैलरी, ये सारा कुछ गवर्नमेंट के खाते में आती है। तो कैबिनेट मेंबर, चाइना के इस टाइम 11 से 12 कैबिनेट मेंबर है। और चाइना देख रहे कितना बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। और पाकिस्तान में नून लीग की गवर्नमेंट में 13 से 17 तक 31 थे। खान साहब ने कहा कि इंशाल्लाह हम इनको कम करेंगे, 12 पे लेके आएंगे, चाइना के बराबर लेके आएंगे। 18 में गवर्नमेंट आई, 20 तक 2020 तक उनके कैबिनेट मेंबर माशाल्लाह उन्होंने बहुत तरक्की की, बहुत ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने एक्शंस लिए और उनके कैबिनेट मेंबर 31 से 54 पे पहुंच गए। कैबिनेट मेंबर 54 पे। और अब नई गवर्नमेंट ने बड़ा ऐलान किया कि कैबिनेट मेंबर कम करेंगे, इन्होंने कम किए हैं नो डाउट। अब 54 से 51 आ गए। कैबिनेट जो है वो आपके पास एमएनए भी हो सकता है और कोई भी ऐसा पर्सन जिसको प्राइम मिनिस्टर कह दे। ठीक है, वो इसको हम लोग स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर हम बात कर लेते हैं। नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली में बैठा होता है ना। ओके जी, सुन ले भाई। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर्स जो है, यानी कि जो कैबिनेट बनती है वो फेडरल मिनिस्टर्स की कैबिनेट बनती है, एमएनएस की। और उसमें जनाब एमएनएस के सेक्रेटरीज और गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह उनको अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, और ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट बनाते हैं।
ठीक है, कौन सा बंदा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम कहते हैं जनाब ये गवर्नमेंट चल रही है। सॉरी, नहीं बेटा, इलेक्शन होते हैं एमएनएस को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब एमएनएस में से बंदे सिलेक्ट किए जाते हैं कि कौन सा बंदा कौन सी कमेटी का हेड है या कौन सा बंदा कौन से डिपार्टमेंट का हेड है, ठीक है। इलेक्शन होते हैं इलेक्ट करने के लिए कि इस एरिया के लोगों को ये बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके नुमाइंदे होते हैं जो एमएनएस होते हैं। आपके एरिया का जो एमएनए है वो आपके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो ये नहीं कर रहा कि जनाब मुझे सीट मिलेगी, वो कह रहा है कि जी मैं मेरे इस एरिया के लोगों का जो मौकफ होगा गवर्नमेंट के सामने मैं रखूंगा। इसलिए इलेक्शन होते हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा यार, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लास में से अगर मैं कहता हूँ जी कोई एक बच्चा आके मुझे क्लास के प्रॉब्लम बता दे, अब पूरी क्लास एग्री करेगी अच्छा इस बच्चे को भेज दें, अब वो बच्चा आप लोगों का नुमाइंदा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इलाके की बात करेंगे तो वो बंदा कौन होगा, एमएनए मिनिस्टर होगा आपके एरिया का, ठीक है। आपका बनाया हुआ, आपका अपॉइंटेड बंदा है वो। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं जनाब सेनेट की। देखिए आपके पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज हैं, एक है नेशनल असेंबली और एक है सेनेट, ठीक है। सेनेट की हम लोग बात करते हैं पहले। सेनेट में चारों सूबों से बराबर लोग लिए जाते हैं, चारों सूबों से बराबर लोग लिए जाते हैं। इस्लामाबाद से कुछ लोग लिए जाते हैं, 4 के करीब, अब मेरे ख्याल 104 के करीब सीट्स हैं, 25-25 तमाम सूबों से और 4 जो हैं वो इस्लामाबाद से। सेनेट पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं, सेनेट, नेशनल असेंबली, ये दोनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। ये अलग है, ये अलग है, हम इसकी बात कर रहे हैं। नेशनल असेंबली एक जगह पे होती है, ठीक है, दूसरी जगह पे जनाब सेनेटर्स होते हैं। 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस होता है नेशनल असेंबली, अपर हाउस होता है सेनेट। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये टेक्नोक्रेट्स होते हैं, बहुत बड़ा लिखा बंदा होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, गवर्नमेंट में इलेक्ट नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने कहा जनाब इसको सेनेट के इलेक्शन करवा दो, मतलब हम इसको चाहते हैं ये हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा बने, एमएनए नहीं बन सका, सेनेटर बनवा दो। ये मीडिया को डील करते हैं कि नहीं करते? मतलब जो सेनेटर है इनकी कोई से होती है मीडिया में? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। इसहाक डार कौन है? भाईजान सेनेटर है। शीरी मजारी कौन, और शीरी मजारी कह रहा हूँ, शीरी रहमान कौन है? इनका बकायदा इलेक्शंस होते हैं, ये बकायदा बिल पास करते हैं। सेनेटर्स जो हैं वो बकायदा, अभी आपको सारे का सारा प्रोसेस बताते हैं। अच्छा जी, सेनेट, जैसे मैंने आपको बताया कि सेनेट जो है लेजिस्लेटिव बॉडी है और ये तमाम सूबों से इसके इक्वल बंदे जो हैं वो चूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 104 इनकी तादाद होती है, 25-25 चारों सूबों से और 4 जो है वो आपके पास इस्लामाबाद से। अच्छा जी, अब इनका टाइम पीरियड क्या है? इनका टाइम पीरियड होता है 3 साल। इलेक्शन का, यानी कि इनके इलेक्शन कितनी देर बाद होते हैं? 3 साल बाद। एक सेनेटर अपनी सीट को ऑक्यूपाई करके रखता है 6 साल के लिए। अब आप कहेंगे सर ये क्या बदतमीजी है, इलेक्शन 3 साल बाद होते हैं, सेनेटर की सीट 6 साल के लिए पक्की होती है, ये क्या चक्कर है? तो भाई साहब चक्कर ये है कि जितने आपके सेनेटर्स हैं इसमें से हाफ जो हैं 3 साल बाद उनका 6 साल वाला टेन्योर खत्म हो जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज 104 सेनेटर्स हैं। अब अगर सेनेट के इलेक्शन होंगे, क्योंकि हो चुके हैं, जब सेनेट के इलेक्शन होंगे तो 3 साल बाद क्या होंगे जनाब, इसमें से
जो 52 हैं, 52 सीट्स पे इलेक्शंस होंगे और जो 52 सीट्स हैं उन पे बंदे ऑलरेडी मौजूद होंगे जिनको 3 साल गुजर चुके होंगे। अब जब मजीद 3 साल गुजरेंगे तो उन मेंबर्स के 6 साल पूरे हो चुके होंगे जो ऑलरेडी मौजूद थे। अगले 3 साल के बाद इनके 6 साल पूरे हो चुके होंगे और इनके इलेक्शन हो रहे होंगे और इनको 3 साल हो चुके होंगे। तो हर 3 साल के बाद इलेक्शन, जिसमें हाफ ऑफ द सेनेटर्स क्या होते हैं, री इलेक्ट होते हैं, यानी कि मतलब कि उनके इलेक्शंस होते हैं, और हाफ जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो एक सेनेटर के लिए उसका जो टेन्योर है सीट ऑक्यूपाई करने का वो 6 ईयर्स, और इलेक्शन का टाइम कितना है, 3 ईयर्स। जैसे कि नेशनल असेंबली में 5 साल का ही टेन्योर है, ठीक है, कि 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं और 5 साल का ही टेन्योर है। जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक जनाब वो भाई साहब MNA। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 साल कन्फर्म है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग कहते हैं कि जनाब द इलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर्स इज नॉट हेल्ड एट द सेम टाइम एंड सो इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंटेड ऑन अ परमानेंट बेसिस। बिल्कुल जी, कहता है जनाब ये एक परमानेंट हाउस है। देखिए नेशनल असेंबली के MNAs, गवर्नमेंट खत्म हुई, टेन्योर खत्म हुआ, 5 साल खत्म हुए, इलेक्शन दोबारा होने लगे हैं, MNAs खत्म, सारे के सारे खत्म, सेशन ऑफ हो गया, सेशन नहीं है क्योंकि नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर गई है। अब दोबारा इलेक्शन होंगे, नए MNAs आएंगे, फिर से सेशन इन होगा। सेनेट में ऐसा नहीं है, हाफ ऑफ द सेनेटर्स के ऊपर इलेक्शन दोबारा होते हैं और हाफ जो है वो सेनेट में बैठे रहते हैं। मतलब ये सेनेट जो है वो कभी भी आउट ऑफ सेशन नहीं होगा, ये परमानेंट हाउस है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये परमानेंट हाउस है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम लोग कहते हैं जनाब सेनेटर्स, जो सेनेटर्स हैं, सेनेटर्स अपने दरमियान में से एक चेयरमैन और एक डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो आपस में वोटिंग करेंगे, जनाब इस बंदे को चेयरमैन सेनेट बना दिया जाए, इस बंदे को डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ सेनेट बना दिया जाए। अब वो चेयरमैन सेनेट की पावर इतनी ज़्यादा होती है, अगर प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो वहाँ पे वो आ जाता है, ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे भी वो आ जाता है, चेयरमैन सेनेट। इसके बाद जनाब कहते हैं कि जी जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है तो प्रेसिडेंट के जो काम है वो कौन करेगा, वो चेयरमैन सेनेट करेगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब सेनेट का काम नेशनल कोहेजन और हार्मनी को इंक्रीज करना है, यानी कि नेशनल असेंबली के साथ मिलकर कानून साजी करना है। ओके, तो बजट के अलावा तमाम बिल्स सेनेट के मशवरे के बगैर, सेनेट की अप्रूवल के बगैर, सेनेट के पास करने के बगैर कभी भी कोई बिल पास नहीं होता। सिर्फ बजट या मनी बिल जिसको हम लोग कहते हैं, एक ऐसा बिल है जिसमें सेनेट का कोई रोल नहीं है, वो टिपिकल नेशनल असेंबली का है। जब भी बजट पास होगा नेशनल असेंबली ही पास करेगी, उसका सेनेट का कोई रोल नहीं है। मनी बिल के अलावा, बजट के अलावा जितने भी बिल्स हैं सारे के सारे कौन पास कर रहा होगा, सारे के सारे सेनेटर्स और MNAs मिलकर पास कर रहे होंगे। इस तरह से नेशनल असेंबली की बात करता हूँ तो नेशनल असेंबली जनाब इनकी जो इलेक्शंस हैं, इनके बाकायदा इलेक्शंस होते हैं। हर प्रोविंस के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ नेशनल असेंबली मौजूद होते हैं, ठीक है, सीट्स उनकी अवेलेबल होती हैं, उनके ऊपर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के बाद जनाब उनमें इलेक्टेड बंदों को MNAs यानी कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली कहा जाता है, ठीक है जी। और 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और इन MNAs का टेन्योर भी 5 साल का ही होता है। और MNAs इलेक्ट होने के बाद अपने दरमियान में से एक प्राइम मिनिस्टर, एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर चूज़ करते हैं, यानी कि चूज़ नहीं करते, इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर वही होता है जो कि रूलिंग पार्टी के जिसके वोट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसके मेंबर्स नेशनल असेंबली में सबसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन की तरफ। इसमें 3-4 केसेस हैं। अब आपको डिफरेंट सिनेरियो में बना रहा हूं, देखिए जी, दिस इज अपर हाउस, दिस इज लोअर हाउस। ये सेनेटर्स हैं, आप MNAs हैं, ये पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। एक बिल ओरिजिनेट होता है। बिल क्या चीज है, जिसको आपने कानून बनाना है, उस मसवदे को कहते हैं बिल।
जब तक वो पास नहीं होता तब तक वो बिल कहलाएगा। एक बिल ओरिजिनेट होता है मनी बिल के अलावा, यानी कि बजट के अलावा तमाम बिल्स, वो आपके नेशनल असेंबली से भी ओरिजिनेट हो सकता है, वो आपके सेनेट से भी ओरिजिनेट हो सकता है। ठीक है जी, हम एजम्पशन ले लेते हैं। लेट सपोज एक बिल ओरिजिनेट हुआ सेनेट से, सेनेट ने उस बिल को पास किया, यानी कि वोटिंग करवा के उस बिल को पास किया। लेट सपोज बिल पास हो गया जी, ये बिल है, ये बिल पास हो गया। इस बिल को पास करने के बाद ये बिल भेजा जाएगा नेशनल असेंबली में। अब नेशनल असेंबली इस बिल को पास करेगी। नेशनल असेंबली ने भी इस बिल को पास कर दिया। अब यह बिल आया प्रेसिडेंट साहब के पास, प्रेसिडेंट साहब ने इसके ऊपर साइन कर दिया। अब यह बिल एक्ट बन चुका है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऐसे बना होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसे बना होगा। समझे भाई साहब? अब आती है गड़बड़। बिल कहां पास हुआ? बिल ओरिजिनेट हुआ सेनेट से, तो ये बिल इन खोलना नहीं। बिल कहां ओरिजिनेट हुआ? सेनेट में। पास कहां से हुआ? सेनेट से। अगर लेट सपोज सेनेट में ओरिजिनेट हुआ और सेनेट में पास ही नहीं हुआ, तो फिर आप अंदाजा करें क्या इस बिल के साथ कुछ होगा? जब पास ही नहीं हुआ तो बिल कहां से बन गया? तो सेनेट ने बिल पास किया, पास करके दिया नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली ने कहा कि इस बिल में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स कर देते हैं, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स कर देते हैं। अमेंडमेंट के साथ जनाब अमेंडमेंट कर दी, अमेंडमेंट करके इनको वापस भेजा कि भाई हम चाहते हैं कि इसमें ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। नेशनल असेंबली ने कहा, सेनेट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये कर दे अमेंडमेंट। नेशनल असेंबली ने क्या किया? इस बिल को अमेंड करके पास कर दिया। इस बिल को क्या किया? अमेंड करके पास कर दिया। पास करके किसको भेजा? प्रेसिडेंट को भेजा। प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। अब ये क्या बन गया? एक्ट बन गया। दूसरा सिनेरियो मैं बात कर रहा हूं, ये वाला, इसमें अमेंडमेंट्स आ गए। तीसरा सिनेरियो, बिल कहां ओरिजिनेट हुआ? सेनेट से बिल ओरिजिनेट हुआ, किधर जाएगा? नेशनल असेंबली में चला। नेशनल असेंबली ने कहा कि भाई साहब इसमें एडजस्टमेंट करें, इसमें अमेंडमेंट्स करें। भाईजान क्या करें? इसमें अमेंडमेंट्स करें, अमेंडमेंट करें। सेनेट वालों ने कहा कि नहीं करनी, हमने अमेंडमेंट नहीं करनी। क्या करें? एक दूसरे के सर फाड़ दें? अब नहीं भाई, प्रेसिडेंट के होते हुए सर की फाड़ेंगे आप? खैर रूल बनाया ना, रूल बनाया हुआ है। सेनेटर्स कहते हैं कि जी हमने अमेंडमेंट नहीं करनी। ठीक है, अब सेनेटर क्या करेंगे? एक ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे जिसमें एमएनएस और सेनेटर्स सारे इकट्ठे होंगे। वो फिर कहेंगे जनाब इस बिल के ऊपर वोटिंग करवाइए। अमेंडमेंट की अगर वोटिंग पास होगी तो अमेंडेड बिल भेजा जाएगा, और अगर अमेंडमेंट के बगैर वोटिंग पास होगी तो वो वाला बिल भेजा जाएगा। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन हुई, ज्वाइंट सेशन हुआ। कौन सी सिचुएशन में? जब अमेंडमेंट, दूसरे हाउस ने कहा कि अमेंडमेंट करें और जहां से बिल ओरिजिनेट हुआ था उसने कहा कि हमने अमेंडमेंट नहीं करनी, तो ज्वाइंट सेशन होगा। ज्वाइंट सेशन के बाद वोटिंग हुई, जिसके हक में वोट हुआ वो जनाब बिल, वो वाला बिल क्या कर दिया जाएगा? प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट चुप करके क्या करेगा? तो ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ओके, अच्छा बिल कहां ओरिजिनेट हुआ? कहां ओरिजिनेट हुआ बिल? सेनेट में। पास होने के बाद किसके पास जाएगा? नेशनल असेंबली के पास जाएगा। नेशनल असेंबली को 90 दिन हो चुके हैं, इसने मुंह नहीं लगाया उस बिल को। कितने दिन हो चुके हैं? 90 दिन हो चुके हैं। ना इसने उसको अमेंडमेंट की बात की और ना ही इसको पास किया। 90 दिन हो चुके हैं। सेनेटर को गुस्सा आया। सेनेटर ने कहा कि ये क्या बदतमीजी है भाई। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बात करें, अगला बंदा आपकी बात नहीं सुन रहा, तो क्या कहेंगे आप? गुस्सा आएगा ना आप लोगों को। तो आप कहेंगे भाई साहब गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे? सर फाड़ेंगे? नहीं,
क्या कहेंगे, ज्वाइंट सेशन बुलाइए। अगर 90 दिन तक दूसरे हाउस में बिल पास नहीं होता तो एक ज्वाइंट सेशन बैठेगा। उस ज्वाइंट सेशन में क्या होगा, ज्वाइंट सेशन में वोटिंग की जाएगी। अगर इस बिल के हक में वोट हो गया तो प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा, बिल के हक में वोट ना हुआ तो बिल खत्म। गॉट इट? प्रेसिडेंट साहब को मिला, प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया। तो काफी मेंबर ज्यादा हैं, एक थोड़ी मेंबर होगा भाईजान सबको नहीं, मतलब एक बिल है ना, मिसाल के तौर वोटिंग होगी, लेट्स सपोज 100 बंदे यहाँ पे हैं और 500 बंदे यहाँ पे हैं। लेट्स अज्यूम 100 बंदों ने यहाँ पे कहा कि जी 100 के 100 ने कह दिया कि बिल पास करें। उन 500 में से 200 बंदों ने कहा बिल पास करें और 300 ने कहा कि अमेंडमेंट के साथ पास करें। तो बिल तो अमेंडमेंट के साथ पास हो गया। इनके पास दोबारा है, इन्होंने कहा जी वोटिंग करवाएं। अब 100 बंदे ये हो गए, 200 बंदे ये हो गए, कितने हो गए, 300 हो गए। 300 हो गए ना। 300 बंदे कह रहे हैं कि इसको वोटिंग अमेंडमेंट के बगैर भेजें और 200 बंदे क्या कह रहे हैं, अमेंडमेंट के साथ भेजें। अब किसके हक में जाएगा, अमेंडमेंट के बगैर वाले हक में जाएगा। ज्वाइंट सेशन, ये नहीं देखेंगे उनकी तादाद कम है उनकी तादाद ज्यादा है, ज्वाइंट सेशन में जिसके हक में जो है वो चीज़ वही जाएगी। ओके, सारी सिचुएशन समझ आ गई। अब आखिरी सिचुएशन भाई बताते हैं ना, क्या हो गया भाई, बिल कहाँ ओरिजिनेट हुआ, किसके पास गया, नेशनल असेंबली ने पास करके किसको भेजा, प्रेसिडेंट ने कहा कि यार नहीं, इसको ना अमेंड करें, ये अमेंडमेंट्स करें। अब एक ज्वाइंट सेशन बैठेगा सेनेटर्स का और एमएनएस का। अगर ये अमेंडमेंट कर लेते हैं तो मेहरबानी, अगर नहीं करते तो इनकी मर्जी। विद और विदाउट अमेंडमेंट जो बिल प्रेसिडेंट ने वापस भेजा था टू अमेंड दिस बिल, अब एमएनएस और सेनेटर मिल के बैठ के अगर ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो इनकी मर्जी है। एडजस्ट करने के बाद या एडजस्टमेंट के बगैर दोबारा फिर प्रेसिडेंट के पास जनाब ये बिल आएगा। जब दोबारा प्रेसिडेंट के पास बिल आएगा, प्रेसिडेंट कहेगा अच्छा इतनी भी वैल्यू नहीं है कि ये अमेंड कर लेते, चलो दोबारा उसको साइन लाजमी करने पड़ेंगे। और अगर लेट सपोज जनाब एक बिल आया प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए, अप्रूवल के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 10 दिन है। 10 दिन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, इसको अप्रूव करना पड़ेगा। अगर 10 दिन में अप्रूव नहीं करता तो इप्सो फैक्टो इट वुड बी कंसीडर्ड कि ये बिल अप्रूव हो चुका है। समझे बात को? इप्सो फैक्टो का मतलब होता है एज पर लॉ ये क्या हो जाएगा, ये कंसीडर कर लिया जाएगा जनाब ये बिल अप्रूव हो चुका है। मतलब प्रेसिडेंट साहब साइन करें या ना करें, प्रेसिडेंट साहब की कोई औकात नहीं है। इज्जत दे रहे हैं तो इज्जत लो, बिल भेजा है तो साइन करके भेजो। अच्छा, अब एक मनी बिल है, बजट जिसको कहते हैं, मनी बिल सेनेट में ओरिजिनेट हुआ। मनी बिल सेनेट में ओरिजिनेट हुआ, कैसा लग रहा है आपको? हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, किधर हो गया? मैंने पहले भी बताया था, मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली ही प्रेजेंट करती है, नेशनल असेंबली ही पास करती है। हाँ, ये मनी बिल है जनाब, ये पकड़े, मनी बिल पास हुआ, सेनेटर्स को भेजा, नोट टू अप्रूव। भाई साहब ये देख लीजिए, आप इसमें अगर कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं तो कर दें, बहरहाल नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, कर देंगे रिकमेंडेशन तो ठीक है। इन्होंने कहा कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी इसको चेंज कर लें, चले। एमएनएस के पास ये पावर है कि सेनेटर्स की अमेंडमेंट को अगर वो नहीं मानना चाहते तो ना माने, ठीक है। सेनेटर का रोल सिर्फ इतना ही है कि जनाब वो बस ये कह दे कि हाँ जी ठीक है जी, मतलब वो उस शोहर की बात, सेनेटर की हालत उस शोहर वाली हो जाती है कि जिसकी बीवी के पास 100 मुरब्बे ज़मीन है और शोहर के पास कुछ भी नहीं है। तो बीवी कहती है कि चौधरी साहब फलां बंदे को नौकरी पर रख रहे हैं तो इसकी तनख्वाह ₹1,00,000 ठीक है? हाँ जी ठीक ठीक ठीक। नहीं इतना कैपेबल नहीं है, 50,000 कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, 50,000 से कहाँ गुजारा होता है, लाख ही ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सेनेटर की हालत वो होती है। ओके, मनी बिल के केस में
समझ आ गई बात की? ऑल क्लियर? अच्छा अब लेट सपोज